वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। और पहले मैं बता दूं कि इस लेक्चर को लेने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि थोड़ा इंटरनेट की जो अपलोडिंग की स्पीड है वो बहुत डाउन है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि अपलोड हो जाए लेक्चर्स। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि अब लेक्चर लेने से पहले मैं बोर्ड पे डायग्राम वगैरह बना दिया करूँगा। और क्योंकि बोर्ड के सामने या तो मैं खड़ा हूँगा तो डायग्राम नहीं दिखेगा, डायग्राम होगा तो मैं नहीं दिखूंगा। तो सोचा ये है कि बोर्ड पे लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप मेरी आवाज़ सुन सकेंगे सीधे सीधे, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे का लेक्चर देता रहूँगा। आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल होता है तो सब बच्चे जो हैं अपने कैलकुलेटर्स वगैरह निकाल के रखें। इस न्यूमेरिकल को समझाऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, आपने कैसे पुटअप करना है, सॉल्यूशन आप निकालेंगे और फिर जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो हम हीटिंग का जो रेजिस्टेंस हीटिंग का कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स बताए थे, उसके डायग्राम आपके सामने दोनों बने हुए हैं। तो मैं अब कैमरे के सामने से हट जाता हूँ तो आप लोग इस मेरे आवाज़ के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल से डायग्राम है ये। तो ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम बेसिकली डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए यूज किया गया है। तो गौर से देखें आप, इस डायग्राम के अंदर ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के पीसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपका क्या है, चार्ज है। इस डायग्राम की बात नहीं कर रहे अभी हम, इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज मतलब जिस मटेरियल को आपने गर्म करना है वो चार्ज है बेसिकली। इस चार्ज के ऊपर ग्रीन कलर का हमने एक छोटा सा, आपने देखा होगा बिंदी बिंदी से दिखाई दे रही है, ये एक पाउडर डाल रखा है जिसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टिविटी पाउडर। इसका काम क्या है, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन डेवलप हो रही हो तो उसे अवॉइड करने के लिए इसको हमने प्लेस किया है। चार्ज जो है बेसिकली पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, दानेदार पीसीस की फॉर्म में हो सकता है। किसी भी रूप में आप चार्ज आप यूज कर सकते हो। जैसे सॉल्ट बाथ फर्नेस है, उसके अंदर पानी के रूप में नमक का जो घोल है वो आपका बेसिकली चार्ज होता है जिसे हम गर्म करते हैं। इनके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले गए हैं जिन्हें सप्लाई, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, उनसे कनेक्ट किया गया है। अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और यदि थ्री फेज सप्लाई है तो हम तीन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जब करंट इस चार्ज के थ्रू हम पास करते हैं तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, आप जानते हो सभी लोग, क्या होता है, हीट डेवलप होती है। इसी हीट का यूटिलाइजेशन हम चार्ज को गर्म करने के लिए करते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने यूज किया गया है वो बेसिकली चार्ज का खुद ब खुद जो रेजिस्टेंस होता है उसे यूज किया गया है। क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो चार्ज के अंदर खुद ब खुद हो रही है, तो इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो सबसे अधिक होती है। और आप कह सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी नियर अबाउट 80 to 85% तक भी हम अचीव कर सकते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है इसको हम जनरली इलेक्ट्रोड बॉयलर्स, सॉल्ट बाथ फर्नेस या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन सब के अंदर इसका जनरल यूज किया जाता है। अब सप्लाई जो हम यूज करते हैं उसका वोल्टेज लेवल कितना होता है और करंट का लेवल कितना होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा करंट की लेवल होगी, क्योंकि हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो हीट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनली डेवलप हो रही है, तो वोल्टेज का लेवल तो हम 2 से 20 वोल्ट के नियर अबाउट रखते हैं, और करंट का जो लेवल है 200 से 300 एम्पियर तक का भी हम रख सकते हैं। इसके ठीक बराबर में जो आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में और इस सर्किट में जो मेन डिफरेंस है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच का पोर्शन है ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर बेसिकली हमने क्या कर रखा है, एक हीटिंग एलिमेंट जो है उसे प्लेस कर रखा है। इस हीटिंग एलिमेंट के रेजिस्टेंस का यूज करके आप क्या करेंगे, हीट को डेवलप करेंगे।
हीट डेवलप होने के बाद ये जो बाहर की तरफ आपको चार्ज दिखाया गया है, इस चार्ज पर जो हीट है वो रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। जनरली जो हीट का ट्रांसफर है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, गौर से देखें, और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होकर के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट जो है दैट इज इक्वल्स टू 5.72 इंटू 10 टू की पावर 4 के डॉट ई ब्रैकेट T1 अपॉन 1000 की पावर 4 माइनस T2 अपॉन 1000 की पावर 4। अब ये सब चीजें हैं क्या, इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो T1। T1 क्या है? T1 इस चार्ज का टेम्परेचर है। मान लो ये चार्ज 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो T1 की वैल्यू जो है आप केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे 500 डिग्री है तो 273 डिग्री उसके अंदर जोड़ने के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। T2 क्या है? उस टेम्परेचर पर जहां पर आपको इसको लेकर के जाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी 273 हम ऐड करेंगे और T1 और T2 की वैल्यू उसके बाद यूज की जाएंगी। K और E, K के आगे लिखा हुआ है रेडिएंट एफिशिएंसी। जब हम हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट अगर सिंगल यूज किया है आपने तो K की वैल्यू हम 1 रखते हैं, लेकिन जनरली हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट सिंगल ना यूज करके 2, 3, 4, 6 जितने भी हो पॉसिबल उसके अकॉर्डिंग हम हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स यूज किए जाएं तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 0.5 से लेकर 0.9 के बीच रखी जाती है। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको इसकी वैल्यू खुद ब खुद दी जाएगी, अदरवाइज आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 0.5 से 0.9 फॉर मल्टी एलिमेंट्स, ओके, एंड 1 फॉर सिंगल एलिमेंट। इस बात को याद रखें। ई क्या है? स्मॉल ई जो है इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। ब्लैक बॉडी अगर आप यूज कर रहे हो तो ई की वैल्यू हम 1 रखते हैं, और अगर कोई और हीटिंग एलिमेंट यूज किया जा रहा है तो उसके लिए इसकी वैल्यू जनरली दी जाती है 0.7, 0.8, 0.9, इस रेंज में इनकी वैल्यूज होती हैं। जनरली 0.9 जो है वो वैल्यू यूज करी जाती है रेजिस्टेंस हीटिंग में। जैसे कि आप कोई रेजिस्टेंस ओवन बना रहे हो तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 0.9 के आसपास रखी जाती है। T1 मैंने आपको बताया क्या टेम्परेचर था, जो चार्ज है उसका टेम्परेचर, और T2 क्या है? जिस टेम्परेचर तक आपको इसको हीट अप करना है। एक बात और, ये जो हीट डेवलप हुई है दैट्स इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। इस बात को भी विशेष ध्यान दें कि जो स्टीफन्स लॉ है ये पर मीटर स्क्वायर में कितनी हीट आपकी रेडिएट हो रही है ये उसको शो करता है। तो न्यूमेरिकल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पर मीटर स्क्वायर में आपकी हीट डेवलप होगी, और फिर पूरे हीटिंग एलिमेंट से कितनी हीट डेवलप होगी उसके लिए हमें एरिया का यूज करना पड़ेगा। यहां तक आपकी, जहां तक मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेजिस्टेंस ओवन। रेजिस्टेंस ओवन क्या है? जैसे अगर आपने बेकिंग के बारे में सुना हो, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, वल्केनाइजिंग रबड़ जो होती है उसको तैयार करते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको गर्म करना हो, और जो जहां पर भी आप हीटिंग एलिमेंट से देखते हो हीट डेवलप करना, इवन आप पैटीज वगैरह खाने जाते हैं तो वहां जो ओवन रखा है वो भी रेजिस्टेंस ओवन ही है। इनके अंदर अलग अलग तरीके आप हीटिंग एलिमेंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो भी हम यूज करते हैं, जैसे निकिल क्रोमियम, आयरन, इन सब का डिस्कशन किया था। अगर आपको याद हो, निकिल क्रोमियम आयरन में हमने लगभग 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की बात की थी। अगर आप यूज कर रहे हो ग्रेफाइट के तो आप
2,500 से 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड भी डेवलप कर सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस की थी कि हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया था, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया था, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका हाई होना चाहिए, ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होना चाहिए इस टाइप से मटेरियल हमने, इसलिए तो हम एलॉयज यूज करते हैं। अब ये जो चाहे आपकी डायरेक्ट फर्नेस हो या इनडायरेक्ट फर्नेस हो, इनको कैसे हम कंट्रोल करते हैं कि भाई हीट को हमें कंट्रोल करना है, तो बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल करके आप इसकी हीट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जो आपका इनडायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें हीटिंग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से जैसे सीरीज में जोड़ लिए, फिर पैरेलल में जोड़ लिए, स्टार कनेक्शन हो गया, डेल्टा कनेक्शन हो गया, इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इससे आगे चलते हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि जो हम हीटिंग एलिमेंट है इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो मेन जो टॉपिक है वो अब शुरू होने वाला है आपका। ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इवन बुक से भी देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो हमारी क्लास टॉपर जो थे हिमांशु, उन्होंने मुझे एक न्यूमेरिकल भेजा, मुझे अच्छा लगा, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हिमांशु ने मुझे मैसेज भेजा था, मैं देखता हूं क्या क्वेश्चन था उसका और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमाइन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द निकल क्रोम वायर इन द रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट of a single phase electric furnace rated at 20 kilowatt and 220 volt. The wire temperature is not to exceed 1170 degree centigrade and the temperature of the charge is to be 500 degree centigrade. Assuming radiating efficiency as 0.57, emissivity 0.95 and specific resistance as 10 into 10 to the power minus 6 ओम सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसका हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो मैं ये बोर्ड रब कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स जो है, आज अगर ये रात तक अपलोड हो जाएगा तो इस न्यूमेरिकल को हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखे सिंप्लीफाई करे, ताकि आपको रेजिस्टेंस हीटिंग में बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। डायग्राम बहुत सिंपल है दोनों के, आपने बना लिए होंगे, मैं इसीलिए कैमरे के सामने नहीं था। दोनों डायग्राम आप बना चुके हो, बहुत सिंपल डायग्राम है और फॉर्मूला है ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी लेंदी है इसकी। सब बच्चे जानते हैं पावर क्या होती है, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया। अब हीटिंग एलिमेंट जो है बेसिकली दो तरीके के हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, एक ही कैलकुलेशन कराता हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका सर्कुलर हो, ठीक है, और जैसे नॉर्मल वायर होती है उसी तरीके से वायर आपका एक पर्टिकुलर लेंथ का है। तो आर की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। एरिया क्या होगा इसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बोलते हो, आर की जगह डी बाई 2 लिख दिया। तो आर बराबर हो गया रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 आ गया आपका ऊपर। इस पावर को यहां लेके आते हैं, v स्क्वायर अपॉन आर की जगह में लिख सकता हूं 4 रो एल, और ये पाई डी स्क्वायर यहां आ गया।
क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। डी स्क्वायर अपॉन एल, ये वाली वैल्यू एज इट इज रखी रहने दो, ये वैल्यू पी को यहां रखा हमने, वी स्क्वायर नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, 4 और रो कहां आ गए, यहां। तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहली जो इक्वेशन है वो आपकी यहां से बनती है, डी स्क्वायर बाई एल से। क्लियर है? तो जब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को बना लेना है। किस एलिमेंट के लिए? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो और एक पर्टिकुलर लेंथ हो उसकी। आप लोग उतार सकते हैं इसको। हो गया? अब बात करते हैं सरफेस एरिया, ये पार्ट 2 हो गया। ऊपर जो हमने करा दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 सरफेस एरिया क्या होता है? अगर आप, ये गोल चीज है आपकी, ठीक है, हमें क्या करना है, पूरे का पूरा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। एक पर्टिकुलर लेंथ है इसकी, ठीक। इस गोले से भी ये रेडिएट करेगा हीट, तो सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 आर की जगह आप पाई डी लिख सकते हो, ठीक है। ये किसका आया? इस गोल हिस्से का। ये क्या है? इसकी लेंथ। तो सरफेस एरिया कितना हो गया टोटल? पाई इंटू डी इंटू एल। यहां तक क्लियर हो गई बात? फिर से देख ले, एक गोल आपका किसका एरिया है? जो आप हीटिंग एलिमेंट यूज कर रहे हो, और एल मैंने कहा उसकी लेंथ है। तो हम सबसे पहले उस हिस्से को निकाल रहे हैं जहां से आपकी हीट रेडिएट होगी। तो गोल सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो पाई डी हो गया, एल से हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं टोटल हीट डिसिपेटेड। H पर मीटर स्क्वायर से आपकी हीट डिसिपेट हो रही थी, जो स्टीफन्स लॉ कह रहा था। स्टीफन्स लॉ क्या कह रहा था? H की वैल्यू मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, 5.72 इंटू 10 टू द पावर 4 K इंटू ई ब्रैकेट T1 बाई 1000 की पावर 4 माइनस T2 बाई 1000 की पावर 4, और वो वैल्यू थी वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो चूंकि ये हीट जो है ये पर मीटर स्क्वायर में है, अगर मैं इसको पाई इंटू डी इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारी सरफेस से जितनी भी हीट आपकी रेडिएट हो रही है वहां से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गई? तो ये हमारा रिलेशन यहां से सेकंड नंबर का डेवलप हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले से जो हमने यहां वैल्यूज बनाई हैं, इसी से एक बार कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और एक बार कैलकुलेशन यहां से करनी है। तो डी बाई एल की एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे और एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताएं। समझ में आ गई यहां तक कैलकुलेशन? अब वापस अपना क्वेश्चन उठाते हैं। ये कैलकुलेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी बोला था फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए। क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है जिसकी रेटिंग है 20 किलोवाट और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो पावर जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वो 20 किलोवाट की कर रहे हो, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है आपकी 220 वोल्ट है, इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 की वैल्यू जो फाइनल टेम्परेचर होता है 1170 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। K की वैल्यू 0.57 है, E की वैल्यू 0.95 है,
रो जो है 10 इंटू 10⁻⁻6, यूनिट ध्यान रखें ओम सेंटीमीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते वक्त। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं आपके लिए। डिटरमाइन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द निकल क्रोम वायर इन द रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए सिंगल फेज इलेक्ट्रिक फर्नेस रेटेड एट 20 kilowatt and 220 volt. The wire temperature is not to exceed 1170 degrees centigrade and the temperature of the charge is to be 500 degrees centigrade. Assuming radiating efficiency 0.57, emissivity as 0.95 and specific resistance as 10 into 10⁻⁻6 ohm centimeter. क्लियर हो गया? तो शुरू करते हैं इस कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पावर क्या होती है, अभी आपने लिखा v²/r, r की वैल्यू हो गई v²/p, v हमारा 220 इंटू 220 अपॉन में पावर, ये है 20 किलोवाट। नाउ कन्वर्ट इनटू वॉट। क्लियर? यहां से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी नियर अबाउट 2.42 ओम। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको बताया आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन एरिया होता है, और यहां क्या लिख सकते हो, रो एल अपॉन पाई d²/4। आर की जगह आपने लिखा 4 रो एल अपॉन पाई d²। यहां तक क्लियर हो गया? सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहां से L अपॉन d² की एक इक्वेशन बना लें। L अपॉन d² की जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो आएगी 174 इंटू 10⁴। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इस पूरी वैल्यूज को आप लोग नोट कर लें। ये हमारा पहला स्टेप है जिससे हमें d²/L लिख लो या L/d² लिख लो, किसी भी रूप में आपको एक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है? अब ये दोनों टेम्परेचर्स जो हैं आपको इन्हें कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे सब जानते हैं। 273 डिग्री आप इसमें जोड़ दो प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 सॉरी, ये वैल्यूज कितनी आएंगी, ये तो हो गई 773 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाली वैल्यू आ गई निकल के 1443 केल्विन, सॉरी के में कन्वर्ट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अब इस इक्वेशन को निकालने के बाद आपको क्या करना है, स्टीफन्स लॉ लगाना है। क्या था, H इक्वल्स टू 5.72 इंटू 10⁴ के E T1 बाय 1000⁴ माइनस T2 बाय 1000⁴। ठीक है, ये जो वैल्यूज निकली हैं ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस H की वैल्यू पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेनी है। तो वैल्यूज रखते हैं। K की वैल्यू क्या थी, 0.57, E की वैल्यू क्या थी 0.95, T1 की वैल्यू 1443। ये ध्यान रखें, T1 जो टेम्परेचर है जिस लेवल तक आपको गर्म करना है अपना चार्ज, और T2 वो टेम्परेचर
जिस पर आपका चार्ज इनिशियली है। और याद ना रहे तो इतना याद रख सकते हो कि ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम वाला टेम्परेचर माइनस करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करें। मैंने इसे मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, सॉरी ये जिस स्टैंड पे लगा रखा था वो गिर गया। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद जो h की वैल्यू आई है वो आई है 12.27 इंटू 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। इस बात पे विशेष ध्यान दें, ये वैल्यू जो आई है ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में आई है। ठीक है, अब टोटल हीट कितनी डेवलप होती है, H इंटू पाई डी एल, ये बताया था आपको। ठीक है, अब यही वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज योर पावर इनपुट, जो कि 20 किलोवाट आपने ली है। भाई जो आप पावर ले रहे हो उसी से तो हीट डेवलप कर रहे हो, तो हमने पावर ली है 20 किलोवाट। ठीक है, H की वैल्यू है 12.27 इंटू 10⁴, पाई की जगह पाई, D और L, इन वैल्यूज को आप सीधे सीधे पुट कर दें। इन वैल्यूज को रखने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दो फैक्टर्स हमारे लिए अननोन हैं। तो D इंटू एल की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट करने के बाद आई है 0.052। क्लियर, एक इक्वेशन हमने पहले बनाई थी L/D² की, एक D इंटू एल की ये आ गई। तो पहली इक्वेशन जो थी L/D², उसकी वैल्यू आई थी इक्वेशन 1, L/D², इसकी वैल्यू आई थी 174 आई थिंक इंटू 10⁴। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। तो D इंटू एल दैट इज 0.052। ठीक, अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं L और D। एक इक्वेशन बन रही है L/D² और एक बन रही है D इंटू एल। तो कुछ नहीं करना है, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहां पर है, तो इक्वेशन नंबर 2 सपोज करो हम लोग उठा लेते हैं, तो D इंटू एल दैट इज 0.052। ठीक है, L की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, D की जगह D लिखा, D² इंटू 174 इंटू 10⁴ इक्वल 0.052। तो यहां से D3, तो यहां से D कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन के बाद मेरी D की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है 3 mm, और जो L की वैल्यू आई है वो आ रही है लगभग 17 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए एक बात का ध्यान रखें
कि जो भी यूनिट्स हैं उनको विशेष करके ध्यान में रखें। जैसे R बराबर रो एल अपॉन ए, वहां जब वैल्यू पुट की गई होंगी तो वहां जो आपका रो है आई थिंक वो आपको ओम मीटर में ही दिया गया है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में किस में था। 10⁻⁻⁶ मैंने ओम मीटर ही लिखा है, तो ओम मीटर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करें। तो मेन पॉइंट जो है, क्योंकि कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, मेन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी डाटा आपको दिया गया है, जैसे आपसे कहा गया है कि 20 किलोवाट की आपकी फर्नेस है, उसके अंदर आप 220 वोल्ट की वोल्टेज यूज कर रहे हो। बताइए कि जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड का चार्ज है उसको आपने 1170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। ठीक है, उसके लिए कितने लंबे हीटिंग एलिमेंट की और कितने थिकनेस वाले कितने डायमीटर वाले आपको हीटिंग एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल वे में। के दे रखा है आपको, ई दे रखा है, तो सबसे आपने पहले क्या किया, पावर और वोल्टेज के अकॉर्डिंग हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल लिया। इस आर को आपने रो एल अपॉन ए के हिसाब से डी और एल की टर्म्स में एक इक्वेशन बना ली। एल बाई डी स्क्वायर बोल दो या डी स्क्वायर बाई एल बोल दो, वहां से हमने इक्वेशन 1 बना ली। दूसरी हमने स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाई, जिसमें ये बताते हैं कि जो हीट रेडिएट हो रही है वो किस रेट से रेडिएट हो रही है, वाट पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से कितनी हीट आपकी रेडिएट हो रही है। फिर हमारे हीटिंग एलिमेंट का टोटल एरिया कितना है, पाई इंटू डी इंटू लेंथ, पाई डी क्योंकि सर्कमफेरेंस होगी सर्किल की, और फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस हिस्से से आपकी हीट रेडिएट होने वाली है। इस हिस्से से आपकी जो हीट है वो रेडिएट होने वाली है। तो हमने वहां से पर मीटर के हिसाब से स्टीफन्स लॉ से हीट निकाली, फिर उसे पाई डी एल से मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारी पावर इनपुट है, उससे डी और एल की टर्म्स में दूसरी इक्वेशन बनाई। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ये जो है आपने एल और डी कैलकुलेट कर लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सबसे विशेष ध्यान जो आपको देना है वो डायमेंशंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर एक के पास कोई ना कोई बुक तो होगी, उस बुक के अंदर आप क्वेश्चंस पढ़ें, उन क्वेश्चंस को देखें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। अगर हीटिंग एलिमेंट आपका सपोज करो रिबन टाइप है, तो रिबन टाइप कैसा होता है, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये रिबन टाइप ही है। तो एक तो सरफेस इसकी ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, यहां से हीट रेडिएट होगी। तो हम ये मानते हैं कि रिबन टाइप में सरफेस ऊपर वाली और नीचे वाली, इन दोनों सरफेस से आपकी हीट रेडिएट होगी, इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन इंटू ये वाली डायमेंशन, इससे आप एक सरफेस का एरिया निकाल लोगे, डबल कर दोगे तो 2 सरफेस का एरिया निकल जाएगा। सेम ऐसे ही आपने इक्वेशंस बनानी है उसके अंदर भी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है रेजिस्टेंस हीटिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया होगा, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर लगभग आधे घंटे का हो चुका है, तो इसे अपलोड होने में भी दिक्कत होगी, तो आगे के लेक्चर में थोड़े और शॉर्ट ड्यूरेशन के बनाऊंगा ताकि वो आराम से अपलोड हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग आगे आप अपने नोट्स भी तैयार करें, और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं। अभी ये जो मोबाइल जिस स्टैंड पे मैंने लगा रखा था वो किसी कारण से गिर गया था, तो एक इंटरप्शन आएगा इस वीडियो के अंदर। इन सब छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनली यूट्यूब पर वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों को जो है अपडेट रखना है उनकी पढ़ाई से, इसलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे टाइम गुजर रहा है, तो आप लोग अपनी स्टडी में अपडेटेड रहें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल तक मैं 2 वीडियो और अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। तो मैं पहले से ही डायग्राम बना के रखूंगा, उसके बाद हम थ्योरेटिकली बोर्ड से हट करके आपको ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी हीटिंग्स हैं वो समझा दी जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।